नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी वक्त, उसी समय, उसी कालखंड, उसी टाइम स्लॉट की एक अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे वो किस कालखंड की बात है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब अपराध और अपराधी अपने चरम पर थे। पुलिस बेलगाम थी। पुलिस पर अंकुश, कानूनन अंकुश जो हो सकता है, यानी जो ये प्रूव करे कि वो गलत कर रही है, ऐसा कोई अंकुश उस समय नहीं था। न ही उसके गलत सही का निर्धारण करने का कोई तरीका था सिवाय इसके कि अधिकारी उसमें इंटरेस्ट लें। आज की घटना 13 अक्टूबर 1997 की है। जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। थाना था निगोहा। निगोहा देहात का थाना है। बहुत ज़्यादा देहात का भी नहीं है, शहर से बहुत दूर नहीं है। और जो रायबरेली वाली रोड है, उसी रोड पर रायबरेली से पहले का अंतिम थाना है। थाना क्षेत्र के गांव समेसी के निवासी बाबूलाल थाने पर गए। अकेले गए, बुजुर्ग आदमी थे, परेशान थे। थाने पर इंतज़ार करते करते जब वहां पर थानाध्यक्ष आए तो उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उसकी विधवा पुत्री शांति देवी और उसका एक 15 वर्षीय लड़का धीरेन्द्र अपने ससुराल वाले घर से पिछले 4-5 दिनों से लापता हैं। मुझे गांव वालों से खबर लगी तो मैंने गांव में जाकर पूछताछ की। कोई उनके बारे में बता नहीं रहा है कि वो कहां गए हैं। मुझे शक है कि कहीं वो गायब कर दिए गए हैं। अपने से कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता। पुलिस की जैसी आदत है, टाल मटोल करती रही। बोली फोटो ले आओ, हुलिया लिखाओ, 2 लोगों से लिखा के लाओ कि ये तुम्हारी बेटी थी और ये तुम्हारा नाती था। 2-3 दिन में उसने अपनी बेटी की फ़ोटो, शादी की फ़ोटो में से अपनी बेटी की फ़ोटो किसी लोकल वहीं स्थानीय फ़ोटोग्राफ़र से निकलवा कर उसे बड़ा करा के और ले गया। कई कॉपीज़ में वो मांगते हैं, कई कॉपीज़ में वो ले गया। लेकिन अपने नाती धीरेन्द्र की कोई फ़ोटो उसको उपलब्ध नहीं हो पाई। उसको फिर टालने की कोशिश की कि उसकी भी फ़ोटो लाओ तब लिखेंगे। बहुत मिन्नतों के बाद 18 अक्टूबर 1997 को थाना निगोहा में बाबूलाल ने तहरीर दी। उस पर गुमशुदगी लिख दी गई, माँ और बेटे की। बाप कई दिनों तक वहाँ से निकलकर वो जो गुमशुदगी लिखने में जो वो स्टैंप लगाकर कॉपी देते हैं। मैंने बताया था कि सब कुछ पहले मैनुअल था, हाथ से लिखते थे। दरखास्त ले ली, उसके मार्जिन पर जीडी नंबर और डेट डाल दिया कि इस जीडी नंबर और डेट पर गुमशुदगी लिखी गई है। वो जेब में रखे बदहवास वो पूरे गांव में 3 दिन तक कभी इनके यहाँ रुककर कभी उनके यहाँ रुककर ये पता करता रहा कि अंतिम बार कब देखे गए बेटी और उसका बेटा। क्या बात हो सकती है? 2-3 दिन की बहुत मेहनत के बाद उसे हल्की हल्की बात पता लगी कि उसका दामाद जो मर गया है, उसका बड़ा भाई बंशीलाल, दामाद के मरने के बाद दामाद की पत्नी यानी बाबूलाल की बेटी शांति से इस बात के लिए बार बार दबाव बना रहा था कि अपने हिस्से की ज़मीन हमें लिख दो, हम ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। और अगर हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, तुम्हारा अकेले जीवन यापन मुश्किल है, तो हमारे ही परिवार का एक विधुर यानी जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है, उससे तुम्हारी शादी भी कर देंगे। लड़की इस बात के लिए कतई
तैयार नहीं हुई। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे एक बेटा है, मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूँगी, वो कोई काम करने लगेगा, हमारे दिन ठीक हो जाएंगे, मुझे शादी करने की आवश्यकता नहीं थी। बंशीलाल और उसके परिवार को ये शक था कि अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, अगर इसने किसी से शादी कर ली तो इसके हिस्से की ज़मीन जो हमारे पुरखों की है वो किसी और के हाथ लग जाएगी और फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो बार बार दबाव बना रहे थे। ऐसा उसी गांव के कुछ लोगों ने, कुछ बुज़ुर्गों ने उसको ये बात बताई कि हमें उड़ती उड़ती ये खबर मिली है कि वो बंशीलाल इसके हिस्से की ज़मीन, यानी तुम्हारे दामाद के हिस्से की ज़मीन लिखवाने के लिए दबाव बना रहा था। बाबूलाल को जैसे ही ये सूचना मिली वो भाग के फिर थाने गया कि साहब उसके जेठ बंसीलाल को उठा लीजिए या हमारा मुकदमा लिख लीजिए, हमें पूरी उम्मीद है कि ज़मीन के चक्कर में हमारे नाती और बेटी को इन्हीं लोगों ने अगवा किया है, कहीं छिपा कर रख दिया है, और ये भी दिखवा लीजिए कि अगर हो सकता है इन लोगों ने उस ज़मीन का बैनामा ज़बरदस्ती रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर करा लिया हो। अगर ये ज़मीन का बैनामा करा लिया होगा तो निश्चित रूप से हमारी बेटी और नाती को कहीं मारकर फेंक दिया होगा। थाने ने कहा, तुम भी क्यों बेहूदी बातें करते हो, मार के फेंक देंगे तो अब तक तो थाना क्षेत्र में या दूसरे थाना क्षेत्र में लाश मिल जाती, हमको पता लग जाता, वायरलेस हो जाता, गुमशुदगी तुम्हारी लिखी गई है, उसमें जो हुलिया है उससे हम मैच करते क्योंकि हुलिया फ्लैश होता है पूरा, और तब तुमको हम खबर कर देते। फालतू बात मत करो, कहीं घूमने टहलने गए होंगे माँ और बेटे, पता करो कहाँ जा सकते हैं और फिर हमें बताना। दरअसल थाना निगोहा अपहरण का मुकदमा लिखना नहीं चाहता था। उस समय में मैंने आपको कई घटनाओं में बताया कि लखनऊ और उसके आसपास अपहरण सबसे बड़ा उद्योग था। उठा लीजिए, छोटा आदमी उठाइए 10,000 देगा, बड़ा आदमी उठाइए 5 करोड़ देगा। सबसे सेफ था, उठा लीजिए, संभाल के रखिए, निगोशिएट करिए, पैसा लीजिए, छोड़ दीजिए। होना जाना कुछ है नहीं, कानून का किसी को भय नहीं था, क्योंकि जो थाने की सारे लूपहोल लोगों को पता थे, वकीलों को भी और बदमाशों को भी, कि सब कुछ गवाहों के बयान पर होगा, गवाही कराई जाएगी। अगर विपक्ष के लोगों ने अपने गवाह खड़े करके गवाही कराई है तो गवाह थाने पर अदालत में गवाही देने जा ही नहीं पाएगा, हम इंश्योर करेंगे। शायद इसी वजह से बिना किसी डर भय के इस तरह के अपराध उस जमाने में, उस कालखंड में होते रहे। चूँकि अपहरण की विवेचना बहुत भाग दौड़ वाली, बहुत मेहनत वाली और बहुत, जिसको वो कहते हैं कि झंझटिया विवेचना मानी जाती है, इसलिए वो उसको टरका रहे थे। कई दिन बाद एक स्थानीय नेता के साथ वो बुज़ुर्ग आदमी थाने पर गया और उस नेता के दबाव में 27 अक्टूबर को माँ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट थाना निगोहा ने लिख ली। रिपोर्ट लिखने के बाद थाने का जो प्रभारी था या थाने के दरोगा थे, जिनको जांच दी गई थी, जिनको विवेचना दी गई थी, वो अपनी जगह से हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसका पैरोकार कोई नहीं था, वो खुद ही भाग भाग के थाने पर आ रहा था। कहीं वो ऊपर भी नहीं गया किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास कि ऊपर से कोई दबाव बनाए कि इनके बेटी और उसके बेटे को ढूंढें, वो कहाँ गए हैं और क्या उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है। इसलिए पुलिस बेफिक्र थी और अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद 13 दिसंबर को गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर निगोहा के जंगलों में एक बहुत बड़ा आम का बाग है, आम की बगिया है। जब आम
अपने सीज़न में आ जाता है तो बगिया की रखवाली करने वाले लोग उसी आम के बाग के भीतर, कभी कभी एकदम बीच में, कभी कभी रोड के किनारे एक छप्पर डाल लेते हैं। रात में वहीं रुकते हैं, क्योंकि लोग रात में आम पीट ले जाते हैं, डंडे से, पत्थर से, ढेले से मार के 4 से 10, 20 आम, 50 आम। लड़के अगर आ गए तो ढेर सारे आम तोड़ के लेकर भाग जाते हैं। और सवेरे सवेरे जब पके हुए आम गिरते हैं तो उनको बाहरी लोग उसे अंदाज़ लगाए रहते हैं 4 ही 5 बजे आके, और उसे बीन कर ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए, अपने बाग की रखवाली करने के लिए, ज़्यादातर बाग में आप जब इलाहाबाद से उधर चलें कानपुर की तरफ, इलाहाबाद से आप इस तरफ आगरा एक्सप्रेसवे पे चलें, तो आपको दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े बाग मिलेंगे, और बाग के बीच में एक झोपड़ी ज़रूर मिलेगी। कहीं कहीं चारों तरफ से वो फूस से कवर की हुई, कहीं कहीं बिल्कुल ओपन, और सीज़न में उसमें ज़रूर कोई न कोई आदमी होगा, कोई खाट या कोई तख्त उसमें पड़ी होगी। तो गांव से करीबन 4 किलोमीटर दूर आम के एक बाग में जहां एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, झोपड़ी की फर्श पर किसी जंगली जानवर ने गड्ढा खोद दिया बड़ा सा, और उसमें से वो मानव अंग एक एक करके सड़े गले बाहर निकाल कर उसने हड्डियां उसकी वहीं खा के हड्डियां वहीं फेंक दी। मैंने आपको एक जानवर के बारे में बताया था, कबर बिज्जू कहते हैं, उसका मैंने जूलॉजिकल नेम भी बताया था, और ये भी बताया था कि वो अक्सर गड़े हुए मुर्दे, शमशान, कब्रिस्तान, इन सब जगह वो कब्रों में खोद कर नीचे से मानव अंग निकाल लेते हैं सड़े गले, उसी का आहार करते हैं, उसी से खाना खाते हैं, वही पेट भरते हैं। इसी तरह के किसी जानवर ने ऐसा कर दिया। 2-3 दिन बाद वहाँ गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने ये देखा, गांव वालों को बताया कि जो हड्डियां हैं वो आदमी औरत की, मतलब मनुष्य की लग रही हैं। तो 4 लोग वहाँ इकट्ठा होके गए। फिर धीरे धीरे गांव की भीड़ बढ़ी, फावड़े से उसको खोदा गया, तो उसमें सबसे पहले उनको एक महिला की साड़ी और उसके कपड़े, और बाकी तो कंकाल हो गया था, उसमें कुछ बचा नहीं था, लेकिन दुर्गंध बहुत ज़्यादा थी। गांव इकट्ठा हुआ। चूंकि पूरे गांव में बाबूलाल घूम घूम कर पूछ चुका था, इसलिए लोगों ने शंका व्यक्त की कि जल्दी से बाबूलाल को बता दो, आके वो देख ले कहीं ये उसकी बेटी और उसका नाती तो नहीं है। बाबूलाल 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में समेसा गांव से आ गए। देखते ही वो पहचान गए। बॉडी पूरी तब तक गांव वालों ने बाहर निकाल दी और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, वायरलेस पर सब जगह बताया गया कि डबल मर्डर की घटना निगोहा थाने में हुई है। बॉडी को पुलिस ने बाहर निकलवाया, पंचायतनामा की कार्रवाई करने लगे। तब तक सीओ साहब और एसपी ग्रामीण श्री ज्ञानेश्वर तिवारी थे उस समय, वो भी मौके पर पहुंच गए। बाबूलाल दहाड़े मार मार कर रोता रहा, पुलिस को कोसता रहा कि मैं तब से कह रहा हूं, अगर पुलिस अपनी जगह से हिली होती तो हमारी बेटी और उसका बेटा मारा न जाता। ये पूरी बात उसने एसपी ग्रामीण श्री ज्ञानेश्वर तिवारी को भी बताई। ज्ञानेश्वर तिवारी ने मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष निगोहा को बहुत फटकारा। बुजुर्ग आदमी है, अकेला है, और उसने एक एक दिन का बताया कि फलां दिन को गया, फलां दिन को गया, फलां दिन को गया, फलां दिन थानाध्यक्ष नहीं थे, कोई जो थे उनका भी नाम बताया कि साहब उनसे मैंने कहा, उनसे मैंने मिन्नत की, लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं। जब देखा थानाध्यक्ष निगोहा ने कि मामला बिगड़ गया, इसने अधिकारियों के सामने पूरी बात, हमारी पूरी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने फौरन दौड़ा के अपने कारिंदों को, अपने सिपाहियों को, जो भी उनके साथ थे, बंशीलाल को कहा उठा के थाने ले चलो, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि मैंने कहा है कि इसके जेठ का ही कारनामा है, पुलिस उससे पूछताछ क्यों नहीं करती। बंशीलाल थाने पर लाए गए। पूछताछ हुई, श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई। थोड़ी मशक्कत के बाद सब चीज़ें क्लियर हो गई। उसने बताया
कि मेरे भाई के मरने के बाद हम लोगों को ये आशंका थी कि ये महिला किसी न किसी के साथ, किसी के यहाँ बैठ जाएगी। ये कहा जाता है कि किसी के साथ रहने लगेगी, बैठ जाएगी, जिसको आजकल लिव इन रिलेशन कहते हैं, उस तरह का। लेकिन गांव में जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि किसी न किसी के यहाँ बैठ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी ज़मीन फिर उसके नाम, जो भी आएगा, जिसके पास भी जाएगी, जिसके साथ रहना शुरू करेगी, फिर वो अपना हक जताएगा। और अगर ये जाएगी उसके पास तो नेचुरली वो उसको लिख देगी ये सब ज़मीन जायदाद, और हमारे पुरखों की ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। उनको ये डर था। इसी डर के वशीभूत उन्होंने उस महिला को दबाव उस पर बनाना शुरू किया। तरह तरह के प्रलोभन दिए कि ये ज़मीन तुम हमारे नाम लिख दो, अपने ही मकान के पिछले हिस्से में एक कमरा और उसके साथ आंगन ये बना के दे दूंगा। दूसरा ये कि तुम्हारी शादी करा देंगे। नाम लेके बताया कि फ़लाँ उसकी पत्नी बहुत यंग अवस्था में मरी है और उससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम उसी के साथ यहीं पर रहना। लेकिन वो इन सब चीज़ों को साफ साफ मना करती रही कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा एक बेटा है, मैं उसी को बड़ा करूँगी, उसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, जब वो नौकरी करने लगेगा तो हमारे लिए वो 4 पैसे कमा कर लाएगा, हम माँ बेटी दोनों अपना जीवन यापन कर लेंगे। उसने बताया कि एक दिन गांव के ही एक जो रिश्ते में लगते हैं, गांव की लड़की है जो, उसके यहाँ कोई तिलक का प्रोग्राम था। उसने सबको इनवाइट किया था और साथ में शांति देवी और उसके बेटे को भी इनवाइट किया था। ये लोग तिलक के प्रोग्राम में वो शाम को गए। बंशीलाल भी उसमें इनवाइटेड था, बंशीलाल भी गया। उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ी हुई थी कि ये कब निकलते हैं। जैसे ही ये दोनों वहाँ से खाना वाना खा के बाहर निकले अपने घर जाने के लिए, वैसे ही रास्ते में बंशीलाल और उसके 2 सहयोगियों ने इनके कट्टा लगाकर इन्हें वहाँ से घसीटते हुए अपने ननिहाल के एक ट्यूबवेल के एक कमरे में ले गए। रात भर पहले इसको जिसकी मनाते जुनाते रहे, इसको मतलब मनौनी करते रहे इसकी कि भाई तुम लिख क्यों नहीं देती हो, तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें, पैसा चाहिए तो बताओ, मैं पहले से पैसा भी दे दूंगा, तुम्हारा बैंक में खाता खुलवा दूंगा। इस तरह के तमाम प्रलोभन देते रहे, लेकिन वो हर तरह से ना करती रही। फिर उसके बाद उसको मारना पीटना शुरू किया। हद तब हो गई जब एक दिन बंशीलाल ने अपने छोटे भाई जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी पत्नी के साथ बेटे के सामने ही बलात्कार किया और जलील करता रहा, बार बार जलील करता रहा कि हम तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं होगी। जब उसको लगा कि उनका काम बन रहा है धीरे धीरे, तो एक दिन एक जीप भी उसने मंगवा ली निगोहा बाजार से, किराए की जीप, और अपने वकील को खबर कर दी कि वो तैयार रहेंगे, हम इसको 12 बजे के आसपास लेकर आएंगे, कागज़ सब तैयार रखेंगे, इसके हिस्से की ज़मीन, मेरे छोटे भाई के हिस्से की ज़मीन सब अपने नाम लिखवाएंगे। जैसे ही इसने जीप पर चलने के लिए कहा, उसने फिर मना कर दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस करते करते 5-6 दिन हो गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। और जिस दिन जीप वाला प्रकरण हुआ, उस दिन इतना आग बबूला हो गया बंशीलाल कि उसने कमरे में ही दोनों के मुंह में कपड़े ठूस के, हाथ और पैर अच्छी तरह से बांध के, बाहर से ताला बंद करके चला गया। उसके दिमाग में था कि हम 2-3 दिन बाद आएंगे, तब तक इनके होश ठिकाने आ चुके होंगे, इनकी समझ में आ गया होगा कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमारी क्या दुर्गति होने वाली है। इस प्रत्याशा में तीसरे दिन उसने जाकर ताला खोला। ताला खोलते ही उसने देखा मां बेटे दोनों मर चुके हैं। उसके भी होश फाख्ता हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मानसिक रूप से वो इस चीज के लिए शायद तैयार नहीं था। खैर, वो और उसके 2 सहयोगियों ने
वही आम की बाग जो घनी थी, आसपास से कोई रोड नहीं था, किसी के आने जाने का वहाँ सवाल नहीं उठता। आम के सीज़न के समय ही वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है। वहाँ रात में ही टॉर्च लेकर गए तो देखा कि वो झोपड़ी जो आम की रखवाली के लिए आम के सीज़न में इस्तेमाल की जाती है, वो वहाँ मौजूद थी। फिर लौट कर आए और घर से 3-4 चादरें ले गए। उसके चारों तरफ चादर लगा दी। 4 जो डंडे थे उसमें चारों में चादर से उसको ढक दिया कि भीतर की चीज़ दिखाई न पड़े। क्योंकि ज़्यादा देर तक टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है लोग ये सोचें कि कौन आदमी है एक ही जगह इतनी देर तक लगातार टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसको चारों तरफ से ढक दिया। फिर टॉर्च की रोशनी में 2-2.5 घंटे में बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। सुबह होने को थी, लोग शौच के लिए निकलते उसके पहले ही उन दोनों को दोनों को अलग अलग कम्बल में लपेट के, महीना दिसंबर का था, ठंडक थी, कम्बल में लपेट के किसी को ले जाते तो शायद पूछने पर वो बता देते कि मरीज है, जैसा तमाम पिछले केसेस में हुआ है। कम्बल में लपेट के और उसको कंधे पर लाद कर ले गए और पहले उस लड़के के शव को उसमें सीधे सीधे फेंक दिया और उसके बाद उस महिला के शव को फेंक दिया। खोदी गई सारी मिट्टी को धीरे धीरे करके उसे भीतर डालते गए और उस पर पैरों से उसको दबाते गए, एक एक लेयर डालते गए, पैरों से दबाते गए, क्योंकि उनको पता था कि इसमें अगर बाद में मिट्टी बच गई तो फिर उसको कहीं फेंकना पड़ेगा और लोग शक करेंगे ताज़ी मिट्टी खोदी गई, कहाँ से खोदी गई, कहाँ से आई। ऊपर तक उसे करके खूब पैरों से अच्छी तरह दबा के पास में एक छोटे तालाब नुमा बड़ा गड्ढा था, वहाँ से बाल्टी से पानी ले आए। पानी उसके ऊपर खूब अच्छी तरह डाल के उसी मिट्टी से उसकी लिपाई कर दी। फिर चादर खोल के चादर बांध लिए और वापस चले आए। इत्मीनान हो गया कि अब इनका कभी पता नहीं लगेगा। थोड़े दिन बाद फिर जमीन को अपने आप हम लोग अपने नाम से अंतरित करा लेंगे। मृतका के जेठ बंशीलाल और उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद हो गई थी। उस सड़ी गली लाश, बुरी तरह से दुर्गंध युक्त लाश को किसी तरह से सील किया गया। लाश क्या थी, उसमें सिर्फ हड्डियां बची थी और सड़े गले मांस के लोथड़े जो पेट के निचले हिस्से के होते हैं वो थे। उनको किसी तरह से बॉडी बैग में लपेट के सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में भी 2 महीने की लाश में कुछ आना जाना था नहीं। विसरा प्रिजर्व कर लिया गया क्योंकि चोटों का कुछ पता नहीं लगता। हड्डियां अगर टूटी होती तो ज़रूर हड्डियों के बारे में डॉक्टर लिखते कि फला फला जगह हड्डियों में फ्रैक्चर है, लेकिन उसमें हड्डियों के फ्रैक्चर होने वाली बात भी कहीं उल्लेख नहीं था। उन्हें जेल भेज दिया गया। अब आज की घटना फिर से पुलिस की लापरवाही, असंवेदनशीलता, उदासीनता और काहिली का जीता जाता उदाहरण है। ध्यान रहे कि यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घटित हुई थी। मैं उस समय सीओ महानगर था। घटना के बारे में अखबारों ने खूब लिखा था। पुलिस की लापरवाही की एक एक लाइनें लिखी गई थीं और उस समय इस तरह की घटनाओं पे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता था। अपराधी इतना बेखौफ था, उसे कानून का डर नहीं था। अच्छे वकील का पता होता था उसे। नहीं पता होता था तो जैसे ही घटना करने के बाद वकील संपर्क कर लेते थे। वकील को पैसा दीजिए, गवाहों को तोड़ लीजिए, बाकी कोई एविडेंस मिलना नहीं है। कंटेस्टेड केस बहुत लंबे समय तक चलते थे। यहाँ तो कोई कंटेस्ट ही नहीं था। बंशीलाल बहुत बुजुर्ग था, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल तक ज़रूर जिंदा रहा होगा और रहा होगा तो लड़की के इस केस में पैरवी भी की होगी। हो सकता है उसको भी बीच में इन लोगों ने तोड़ लिया हो कि जो होना था हो गया, घर बैठो। निगोहा के कोई हमारे रेगुलर किस्सा गोई के दर्शक हैं जो बराबर कमेंट करते हैं।
वो ज़रूर इसका पता करें और पता करें कि क्या हुआ, लेकिन मेरे तजुर्बे से इसमें कुछ नहीं हुआ होगा। गवाहों के गवाही पर ही ये ट्रायल शुरू हुआ होगा। गवाह हॉस्टाइल हो गए होंगे क्योंकि कोई पैरवी करने वाला नहीं था। जो मुलजिम थे, जो अपराधी थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हुई, जो जेल में थे, सबसे पहले उन्होंने गवाहों से संपर्क कराया होगा और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा आप ये समझ सकते हैं। लापरवाही और उदासीनता इसलिए कि 13 अक्टूबर को जब बाबूलाल ने अपनी बेटी यानी मृतका के गायब होने की बात, अपने बेटी और नाती धीरेंद्र के गायब होने की बात थाने पर बताई थी, तब ये दोनों जिंदा थे और ट्यूबवेल के कमरे में बंशीलाल और उसके सहयोगियों की यातना के शिकार हो रहे थे। उसके भी 2 दिन 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई थी। अगर पुलिस ने समय रहते या सूचना जब भी उनको मिली कि साहब गायब हैं, उनका बीट का कांस्टेबल ही अगर गांव में जाके थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेता तो शायद इनको ये अंदाज़ लगता, क्योंकि चोर के दिल में बहुत ज़्यादा जिगरा नहीं होता। हमेशा चोर की दाढ़ी में तिनका की बात जो कही गई है ये बिल्कुल सही है। ये मेरे तजुर्बे में इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप बिना जाने हुए भी किसी अपराधी को किसी अपराध के सिलसिले में टोक दें तो उसे लगता है कि पुलिस को मेरे ऊपर शक हो गया है और फिर वो अपना काम जल्दी तुरंत फुरत निपटा के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अगर बीट का कांस्टेबल भी गांव में जाकर थोड़ी बहुत पूछताछ करता या इसके जेठ से भी पूछताछ करता तो वो दोनों मारे कभी नहीं जाते और दोनों ही इस समय जिंदा होते। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने सगे छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म, जब वो विधवा हो चुकी हो और उसके बेटे को, निरीह बेटे को तड़पा तड़पा के मारना, ये लोभ और लालच की पराकाष्ठा है। पुलिस के जो पुराने लोगों ने बताया है कि किसी भी अपराध की जड़ जोरू या ज़मीन होती है, या सारे अपराध की जड़ जोरू या ज़मीन होती है, जिसका मैं बहुत बार उल्लेख कर चुका हूँ। आज उसने इस घटना को, उन पुराने लोगों के इस तजुर्बे को इस घटना ने साबित किया। एक टुकड़ा ज़मीन के लिए कितना गिर गया वो आदमी। न उसे रिश्तों का ख्याल रहा, न उसे बच्चे का ख्याल रहा, न उम्र का ख्याल रहा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज़मीन चलती रही। आज की घटना की पेपर कटिंग भी है हमारे पास और मैं कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम्युनिटी पे पोस्ट की गई पेपर कटिंग को ज़रूर पढ़ लें, इसलिए भी कि तमाम ऐसे शब्द या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताने से मैं गुरेज करता हूं, ख़राब लगता है। आप अखबार में छपी है, अगर किसी के पास अखबार के दफ्तर की एक्सेस हो तो वो उस दिन की, उस तारीख की, उस सन के उस अखबार को देख सकता है। हालांकि इसमें कई अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबर छपी थी, लेकिन किसी एक अखबार की कटिंग मेरे पास है जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये जड़ जोरू ज़मीन, ये सारे अपराध की जड़ है, ऐसा पुराने पुलिस के या सामान्य नागरिक या जो बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पुरखे जिनको कहते हैं, वो कह गए हैं। वो बात आज बिल्कुल सही साबित हुई और आशा है आप इस बात से सहमत भी होंगे। दूसरी एक बात और कि उस दिन इतवार को जो इंग्लिश में किस्सा गोई के बारे में टाइटल पूछा गया था, मुझे इतना हर्ष है, इतना अपने परिवार पर गर्व है कि कम से कम 150 नाम और 60-70 लोगों ने मेल करके भी और कमेंट बॉक्स में भी सुझाए हैं। कुछ बहुत अच्छे नाम हैं, कुछ साधारण हैं। अब की बार संडे को जब मैं लाइव करूंगा तो मैं उनमें से कुछ नाम जो थोड़े अच्छे लग रहे हैं वो ज़रूर आपको बताऊंगा और फिर एक बार आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसमें से छांटना होगा। मैं कारण ये बताऊंगा उसमें कि क्यों ये नाम थोड़े से अच्छे हैं, कैची हैं, या लोगों ने ये भी बहुत से लोगों ने ये भी सलाह दी कि आप अलग से चैनल बिल्कुल मत खोलें, आप इसी चैनल में
इसके वर्जन को जो नाम तय हो उस नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 से दिखाना शुरू करें। जो हमारा नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का परिवार का सदस्य है वो अपने आप ही ढूंढ लेगा और देख लेगा। बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो नॉन हिंदी बेल्ट के हैं और अंग्रेजी में उन्हें समझने में और उसको स्केच अपने दिमाग में उसका चित्र बनाने में उन्हें ज़्यादा आसानी होगी। तो अगले संडे को जब मैं लाइव आऊँगा तो उसमें मैं ज़रूर उन नामों के बारे में बताऊँगा जिन पर विचार किया जा सकता है और लेकिन परिवार के लोग ही उसमें बताएं कि इसमें कौन अच्छा होगा। एक हमारे दूसरे किस्सा गोई परिवार के श्री हैरी इंडियन के नाम से उनकी आईडी है, श्री हरीश मोहन हैं जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भी मेल किया, मेल ही नहीं किया, उन्होंने 1 से लेके 5 एपिसोड के वीडियो सुनकर उसका अंग्रेजी रूपांतरण कर हमें मेल भी भेज दिया। मैं बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे जो किस्सा गोई परिवार के लोग हैं वो किस्सा गोई के प्रति उनका कितना समर्पण है। और जैसे ही आप चैनल का नाम शुरू कर देंगे, श्री हरीश मोहन जी की जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है उसको बिंदुवार देखकर और आपके सामने ठीक इसी तरह जैसे हिंदी में किस्सा गोई कर रहा हूँ वो पार्ट 1 से लेकर उसके अंग्रेजी का रूप जो स्वरूप, अब पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी मेरी नहीं है ऐसी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ लेकिन पुलिस में और फिर कुछ जब एसेंट्स के बारे में आता है कि किस तरह के किस देश के कैसे कैसे एसेंट हैं तो मैंने अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के डेपुटेशन में जब मैं यूगोस्लाविया में साल भर रहा तो उसका थोड़ा थोड़ा अंदाज़ मुझे लग गया था। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नॉन हिंदी स्पीकिंग भाइयों के उनके जो उनकी अपेक्षा है मुझसे उस पर मैं खरा उतरूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।